आज हम लोग सॉलिड स्टेट के कुछ एमसीक्यू देखेंगे जो पिछले साल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? हीरा, ग्रेफाइट, कांच, साधारण नमक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, सबसे पहली चीज़ जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे इनमें एक्सटर्नल ज्योमेट्री होती है, इनमें एक्सटर्नल ज्योमेट्री नहीं होती है। इनके पार्टिकल्स अपने आप को 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कर सकते हैं, इनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती। इनका डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है। जैसे और डिफरेंस की बात करें, जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है होता है, ये होता है हमारा एनआइसोट्रॉपिक होता है, जबकि ये हमारा होता है आइसोट्रॉपिक होता है। ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही हम कहते हैं ट्रू सॉलिड कहते हैं, जबकि एमॉर्फस को हम कहते हैं सीडो सॉलिड या झूठा सॉलिड कहा जाता है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl, इसका रबर, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक। तो हमसे यही पूछा है इस क्वेश्चन में कि कौन सा हमारा एमॉर्फस सॉलिड है। तो जो जो हमारा कांच है इसमें ग्लास, वो हमारा क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमॉर्फस सॉलिड आर ऑल्सो नोन एज अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाना जाता है। तो अभी बताया कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसको हम क्या कहते हैं, झूठा ठोस या सीडो सॉलिड कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सीडो सॉलिड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सत्य नहीं है। जैसे इसका पहला जो ऑप्शन दिया है कि इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, सही है। एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, सही है। ट्रू सॉलिड कहते हैं, ये भी सही है। नॉट शो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ये पॉइंट यहाँ पर, ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा। डू नॉट शो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ये पॉइंट गलत है, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर को शो करते हैं। ठीक है। ये वे दीर्घ परासरी व्यवस्था में होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, दीर्घ परासरी व्यवस्था का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इनकी एक नियमित आंतरिक संरचना होती है, और जो ये सॉलिड हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो तीनों विमाओं में, तीनों डायमेंशन में एक नियमित क्रम में होते हैं। इसी को ही हम कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं। ठीक है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोसेस बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनमें से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। ऐसा कौन सा जो पॉइंट है, कौन सा ऑप्शन है जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ शो नहीं करता। पहला है आइसोट्रॉपिक, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, डेफिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आइसोट्रॉपिक। अभी बताया था कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बेसिक टाइप ऑफ क्रिस्टल। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसके लिए एक पूरी वीडियो बनी है कि ये कितने टाइप के क्रिस्टल होते हैं इनमें। तो इसमें हमने आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम बताया है, 7 क्रिस्टल सिस्टम। इसका तरीका भी बताया था, CT, OT, HMT। C से क्यूबिक, T से बताया गया था टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक,
ट्राइगोनल, इसी को हम रोम्बोहाइड्रल कहते थे, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो ये इसका तरीका था याद करने का, CT OT HMT। ठीक, तो ये कितने टाइप हो जाएंगे, ये 7 टाइप के हो जाएंगे। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl क्रिस्टल, NaCl की संरचना कैसी होती है। तो जो NaCl की संरचना होती है वो फलक केंद्रीय होती है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना करके देखेंगे तो इसमें जो पार्टिकल्स हमको दिखेंगे कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर में भी मिलेंगे। ठीक है, फलक केंद्रीय हमारी इसकी संरचना होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर आर टेट्राहाइड्रल एंड ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। निम्नलिखित में से किस युग्ल में चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रितिका होती है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम ये देखें, जो टेट्राहाइड्रल वॉइड होती हैं, टेट्राहाइड्रल में जो पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं वो 4, और जो ऑक्टाहाइड्रल होती है, ऑक्टाहाइड्रल में पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं 6। ठीक है, जो टेट्राहाइड्रल वॉइड बनती थी वो कैसे बनती थी, पार्टिकल्स 1 3 और एक वॉइड इसके ऊपर होती थी। ठीक है, और जो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड बनती थी उसमें इस तरह पार्टिकल पार्टिसिपेट करते थे, एक पार्टिकल ऊपर से और एक पार्टिकल इसके पीछे से जा कर के लगता था। ठीक है, तो जो टेट्राहाइड्रल वॉइड और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड जो पाई जाती हैं वो हमारी HCP और CCP में पाई जाती है। फुल फॉर्म क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, HCP। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ HCP एंड CCP। HCP और CCP की समन्वय संख्या क्या होगी। तो समन्वय संख्या के लिए एक पॉइंट बताया गया था कि जो सेंट्रल मेटल होता है वो जितने नेबरिंग एटम से सराउंडेड होता है वही हमारा क्या होता है, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो अगर हम HCP को देखें, HCP, तो HCP में इसको हम AB टाइप भी कहते थे, AB टाइप। तो इसमें पार्टिकल्स कैसे होते थे, जैसे ये एक पार्टिकल है, ये सेंट्रल पार्टिकल हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अगर हमने इसको सेंट्रल मेटल मान लिया, सेंट्रल एटम मान लिया, तो देखो ये कितने नेबरिंग एटम से घिरा हुआ है। तो ये जो बीच वाला है वो ये 6 साइड से और 3 ऊपर से 3 नीचे से आएंगे। ठीक है, तो ये सेंट्रल मेटल कितने नेबरिंग एटम से घिरा हुआ है, 12। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, 12 इसकी क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर हम इसी तरह CCP में देखें तो जो CCP होता है इसको हम कहते हैं ABC टाइप कहते थे। तो इसमें पार्टिकल 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ये C। पीछे वाले में ये ऊपर था पार्टिकल, ठीक है, ये वाला पार्टिकल ऊपर था, इस पर हमने नीचे रखा। तो अगर हमने इसको सेंट्रल एटम मान लिया है, ठीक, तो ये भी 6 साइड से जुड़ा हुआ है, 3 ऊपर से 3 नीचे, तो टोटल कितने हो गए, 12। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा 12। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 12। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड ऑफ एन एटम क्रिस्टलाइन लैटिस। कह रहा है जालक, क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रितिकाओं की संख्या कितनी होती है। जो अष्टफलकीय रितिकाएं होती हैं वो कितनी होती हैं। टेट्राहाइड्रल वॉइड्स कह रहा है, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स क्या होंगी। जैसे भी पीछे बताया था, टेट्राहाइड्रल में 4 पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं, 1 2 3, ठीक है, ये जॉइंट रहेगा 3। एक पार्टिकल इसके ऊपर आएगा तो एक वॉइड तो ये बन गई इसके पीछे। अगर इसी 3 जो पार्टिकल हैं इसके बैक में देखें
तो एक पार्टिकल इसके बैक में रख करके एक वर्ड और कवर कर सकते हैं, मतलब एक वर्ड इसके आगे बनेगी और एक वर्ड इसमें पीछे बनेगी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 2। ठीक, टेट्राहेड्रल वॉइड में टेट्राहेड्रल वॉइड कितने, कोई एटम जिसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी हो सकती हैं? 2 हो सकती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयनिक सॉलिड? इनमें से कौन सा आयनिक सॉलिड है? ठीक है, तो जिसमें आयनिक बॉन्ड दिख रहा होगा भैया आयनिक सॉलिड होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आयनिक सॉलिड हो जाएगा। ड्राई आइस क्या होती है? ड्राई आइस होती है CO2 होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? LiF, लिथियम फ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमारा थ्योरिकल क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है A तथा B से बना कोई यौगिक की संरचना क्रिस्टलीकृत है, जिसमें A घन के कोनों पर है और Y परमाणु के फलक केंद्र पर है। तो कह रहा है यौगिक का सूत्र क्या होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन देखो ये कह रहा है कि कोई क्रिस्टल है वो A और B से बना हुआ है, जिसमें A कहाँ है? घन के कोनों पर है, कॉर्नर पर है, और Y कहाँ है? फेस सेंटर पर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। जो A है वो कहाँ है? कॉर्नर पर है। तो कॉर्नर के लिए पॉइंट क्या बनता था? 8 × 1/8 = 1। ठीक, और B कहाँ कह रहा है? B कह रहा है फेस सेंटर पर है। तो फेस कितने होते थे? फेस होते थे 6, और हर एक फेस में पार्टिसिपेट करता था 1/2। तो इसमें कितने हो गए? 3। तो यहाँ पर जो A के पार्टिकल हुए वो A के पार्टिकल कितने हुए? 1, और B के पार्टिकल कितने हो गए? 3। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला निकलेगा वो हो जाएगा AB3। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आ जाएगा? AB3, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्रोमियम धातु की इकाई सेल की कोर की लंबाई, BCC में इसके कोर की लंबाई दे दी गई है और कह रहा है कि इसकी त्रिज्या निकालनी है। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ क्रोमियम मेटल इज़ 287 पिकोमीटर विच विद BCC अरेंजमेंट एटॉमिक रेडियस ऑफ द ऑर्डर। तो इसमें देखो क्वेश्चन कैसे होगा। पहली बात, इसमें BCC की बात कर रहा है। BCC में A गिवन है, A हमारा एज लेंथ होती है, कोर की लंबाई कितनी है? 287 पिकोमीटर। तो सबसे पहले हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लें, तो 1 पिकोमीटर = 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें BCC के लिए A और R में रिलेशन होता है A = 4R/√3, ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर हमारा जो एज लेंथ दे दी गई है A की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और फाइंड क्या करना है? R। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन करके, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके हम क्या निकाल सकते हैं? R की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इस R की वैल्यू क्या होगी ये आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक, थैंक यू।